और इस बीच कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है और कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, पवन खेड़ा को सुनवाते हैं हम। I remind you again of 26/11. The Home Minister of India resigned. सर भाई, जब तक सामने आधिकारिक रूप से सब कुछ सामने नहीं आता, मैं टिप्पणी करूं एक राजनीतिक दल की तरफ से, आप टिप्पणी करें एक मीडिया की तरफ से, मुझे लगता है वो स्पेकुलेशन होगी। आधिकारिक रूप से जो सामने आएगा, आपने देखा हमने भी प्रेस वार्ता करने में 2 दिन लगाए, क्योंकि आधिकारिक रूप में ये कहा ही नहीं जा रहा था कि ये टेरर अटैक है। कल रात को कहा टेरर अटैक है, तो आज हम आपके सामने आए हैं। तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल और एक जिम्मेदार नागरिक होने की तरह हम किसी भी थ्योरी पर नहीं टिप्पणी करेंगे, किसी अनुमान पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आधिकारिक रूप से जो आएगा उस पर टिप्पणी करेंगे। पवन खेड़ा सर, उर्वशी खोना दिस साइड फ्रॉम जी मीडिया। सर, आपने पी चिदम्बरम पे बात की, उनके स्टेटमेंट पे उनका ट्वीट ये भी कहता है कि किस तरह से एजुकेटेड जो लोग थे, इंडियन सिटीजन्स थे, और वो किस तरह से टेररिस्ट टर्न आउट हुए। आप उसको किस तरह से देखते हैं? अगेन अंडरलाइनिंग द होम ग्रोन टेररिस्ट दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। यू वांट टू मी टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश? हिंदी। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको पहले भी कह चुका हूं, जब सरकार आधिकारिक बयान देने में 48 से 50 घंटे लगाएगी, तो जाहिर सी बात है नए नए अनुमान लगाए जाएंगे। वो अनुमान सही हैं गलत हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, हैं वो अनुमान। आधिकारिक बयान जो सरकार का होगा, सुरक्षा एजेंसीज का होगा, उसके बाद कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और मैं नहीं मानता कि उसके पहले की तमाम टिप्पणियां वो मीडिया में आए या किसी और नेता की तरफ से आए, उसको हम आधिकारिक मानेंगे। सत्र के दौरान इस पर चर्चा हो? जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी और बहुत गंभीर चुनौती है। जो देश की राजधानी में आतंकी हमला हो, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पूरा देश देख रहा है, देश की सरकार की तरफ, देश के मीडिया की तरफ, देश के विपक्ष की तरफ, देश की संसद की तरफ। तो इसलिए संसद की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर गहन चर्चा हो। चर्चा के पश्चात देश को हम विश्वास में लेकर उन्हें बताएं कि हम सब एक आवाज में आतंक के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। सर, आपने अभी संसद के सत्र को पहले बुलाने की मांग भी रखी है और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आप लोगों ने जो है इस तरह की मांग की थी और आप लोगों ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया भी था। तो क्या आने वाले टाइम में जो पार्लियामेंट का सेशन होगा, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जिस तरह से ये आतंकी हमला दिल्ली में हुआ है, इस पे चर्चा सरकार करवाए पार्लियामेंट के अंदर? आप डिमांड मांग करते हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसद के सत्र को एडवांस किया जाए, प्रीपोन किया जाए, ताकि इस पर चर्चा हो सके। गंभीर मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले के बाद जो हमने मांग की थी, उसी रात को ही मांग की थी। मांग भी गलत शब्द है, आग्रह किया था, निवेदन किया था सरकार से कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सरकार ने वो हमारी बात मानी, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं मानी, प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं आए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक होनी आवश्यक है। पवन जी, मेरा सवाल है सर, पाकिस्तान में भी एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उसने सीधे तौर पे भारत के ऊपर जो है आरोप लगाया वहां के प्रधानमंत्री ने। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे सीधे तौर पे एक आरोपी बनाने की कोशिश कर रहा है, पिक्चर हमारी कर रहा है। तो हमको भी यहाँ पे तो साफ पता लग रहा है, कई एजेंसीज की तरफ से ये भी आया कि जैसे मोहम्मद इसके पीछे हो सकती है। तो हमें भी पाकिस्तान को क्या कटघरे में सरकार को खड़ा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन पे तो नहीं जाऊंगा। रही बात पाकिस्तान ने भारत के लिए क्या कहा, भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, पूरा विश्व जानता है उसको। सरकारें कोई भी हों, भारत इस तरह की गतिविधियों में कभी संलिप्त नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान जो कह रहा है उसको छोड़ दीजिए। रही बात जो आपका दूसरा बिंदु है, पूरी जांच होने दीजिए। अब मैं सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि किसने किया नहीं किया, फिर मैं स्पेकुलेशन करूं, फिर हमारे कोई और लीडर आए और वो कुछ ट्वीट करें, उससे लाभ नहीं होगा। इंतजार करना उचित है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सब दलों को विश्वास में ले,
फिर संसद को विश्वास मिले, ताकि इस तरह के अनुमान लगाने बंद हों। सर, ये अभी तक का ऐसा एपिसोड आया है धमाके को लेके कहना पूछना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होम मिनिस्ट्री से आ रही है वो सोर्सेज बेस पे आ रही है। मतलब टेक्निकली जो गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं आ रहा है, सोर्सेज से निकलकर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बहुत अफसोस की बात आप इसको कैसे लेते हैं? बहुत अफसोस की बात। तो दिल्ली धमाका मामले को लेकर की तीसरी कार भी बरामद कर ली गई है, यानी कि जांच एजेंसियों को अब ब्रेजा कार मिली है और ब्रेजा कार की तलाश कर रही थी ये तमाम एजेंसियां। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही मिली है ये ब्रेजा कार। तो फिलहाल ये जो तस्वीर आप इस कार की देख रहे हैं, दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही इस कार को भी बरामद किया है, यानी ये तीसरी कार बताई जा रही है जिसकी बरामदगी हुई है और ये भी हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी। और फिलहाल देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही अब तक ये जानकारी मिल रही है कि इससे पहले जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो भी काफी दिनों तक यहाँ पार्क थी और जिस फोर्ड कार की तलाश की जा रही थी उसका भी हरियाणा नंबर प्लेट से ही कनेक्शन। और अब एक और तीसरी गाड़ी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही फिलहाल बरामद की जा चुकी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अभी और कई एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। कई गाड़ियों को खरीदा और बेचा गया था बार बार कई लोगों के पास, और इन गाड़ियों में पहले से ही ब्लास्ट के तौर पर प्रिपरेशंस की जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साजिश कितनी बड़ी थी। हालांकि इस साजिश को पहले ही हमारी इंटेलिजेंस की टीमों ने नाकामयाब कर दिया है और इसलिए ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सफलता इंटेलिजेंस के नाम। हालांकि जो धमाका हुआ इससे ज्यादा भयानक और ज्यादा बुरी तस्वीर सामने आ सकती थी, लेकिन समय रहते जिस तरह जगह जगह पर छापेमारियां हुई, जगह जगह पर रेड की गई और इस बीच विस्फोटक सामग्रियों की बरामदगी हुई, क्योंकि इस बात को लेकर भी खुलासा हुआ है कि जो 2900 किलोग्राम का जो विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया था, दरअसल इसे 2 सालों से स्टॉक किया जा रहा था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। और आप ऐसे में उस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि एक डेवलपिंग सिचुएशन थी, यानी कि अभी भी इसमें इन आतंकियों को कैसे ट्रेन किया जा रहा था। और खास तौर पर यह भी खबर निकल करके सामने आई है कि 6 दिसंबर पर इन्हें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करना था। 6 दिसंबर का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि उसे सीधे सीधे बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जोड़ करके देखा जा रहा था और काले दिन के तौर पर वो इसे मनाना चाह रहे थे, जिस वजह से इस पूरे ब्लास्ट की प्लानिंग 6 दिसंबर तक के लिए टाली गई थी। लेकिन उससे पहले ही ये धरपकड़ हुई, छापेमारियां हुई और उसके बाद से इस पूरे गैंग का जैसे ही भंडाफोड़ हुआ, एक एक करके तमाम लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं। डॉक्टर्स का एक पूरा ग्रुप इसमें मिला हुआ था और इसी वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो तार जुड़े हुए थे उसकी जानकारी भी अब निकल करके सामने आई है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है, इसमें अलग अलग एंगल्स निकल करके सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के कनेक्शंस तक सामने आ चुके हैं कि जिस शाहीन शाहिदा का नाम आ रहा है सामने, उसके कनेक्शंस भी मसूद अजहर की बहन के साथ में जुड़े हुए, क्योंकि शाहीना को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत में कैसे उसे महिला विंग तैयार करनी थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन